बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हेपेटाइटिस सी वायरस सही है, HCV। अब इसके बारे में क्या कहते हैं? सबसे पहले बात इसके बारे में ये करते हैं कि लिवर डिजीज़ के लिए सबसे जो मेजर काज़ है वो हेपेटाइटिस सी वायरस है। अभी तक इन्होंने 170 मिलियन पीपल्स को इन्फेक्ट किया है और उनमें से 4.1 पीपल को इसने क्रोनिक डिजीज़ काज़ की है, सही है। अब इसकी जो एनुअल इंसिडेंस है जो ट्रांसफ्यूजन की वजह से फैलते थे वो डिक्रीज़ हुई है। क्यों डिक्रीज़ हुई है? क्योंकि अब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले क्या करते हैं, ब्लड की स्क्रीनिंग करते हैं। जिस बंदे को होती है उसको हम कहते हैं कि आपने डोनेट नहीं करना है, जिसका ब्लड क्लियर होता है उसको हम कहते हैं कि डोनेट करो। तो इस वजह से इसके केसेस ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गई है। इसके रिस्क फैक्टर क्या है, यानी किस वजह से ये इंक्रीज़ हो जाते हैं? जो लोग आईवी ड्रग अब्यूज़ करते हैं, मतलब एक बंदा अपने आप को ड्रग इंजेक्ट कर देता है, वो सेम सिरिंज दूसरे को दे देते हैं, वो तीसरे को दे देते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मल्टीपल लोगों के साथ सेक्स करते हैं, सही है, मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स रखते हैं, उसकी वजह से होते हैं। या किसी बंदे का ने सर्जिकल प्रोसीजर की हो और उस सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं उसका अच्छी तरह हाइजीन ना हो, सही है। लास्ट 6 मंथ में हम देखते हैं अगर उसने कोई सर्जिकल प्रोसीजर की हो तो उसी वजह से भी ये बॉडी के अंदर एंटर हो सकता है। इसके अलावा जो नीडल इंजरीज होती है, डिफरेंट हम इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं उसमें उसकी वजह से ये भी ट्रांसफ़र होती है। और इसका अगर हम कंपेरिजन करें HIV के साथ तो 6 टाइम्स ये ज़्यादा फैलता है, सही है, नीडल इंजरीज की वजह से। या एक ऐसा बंदा है वो इन्फेक्टेड है और उसके साथ हम मिल-जुल कर खाना खाते हैं, कॉन्टैक्ट में आते हैं, उसकी वजह से भी ये होता है, सही है। इसके अलावा जो लोग मेडिकल एंड डेंटल फील्ड्स वाले एम्प्लॉयमेंट करते हैं तो ज़ाहिर बात है वो पेशेंट के साथ बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट में होते हैं तो उनमें भी ये आ सकता है, सही है। इसके अलावा वर्टिकल पेरिनेटल ट्रांसमिशन, इसका मतलब ये है कि पेरेंट्स से जो होता है ना ये चिल्ड्रन में जाता है, चाहे वो प्लेसेंटा के थ्रू हो, चाहे वो ब्रेस्ट के थ्रू हो या वो जेनेटिकली ट्रांसफ़र होता है, सही है। इसी तरह फिर हेपेटाइटिस सी वायरस के बारे में कहते हैं कि इसका जो बिलोंग करता है एक फैमिली के साथ फ्लेविवरिडिया, सही है। ये स्मॉल वायरस है, इनवेलप्ड है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। हेपेटाइटिस बी जो था वो डीएनए था और बाकी आरएनए है, सही है। इसकी जो जीनोम है उसके अंदर 9600 बेस पेयर्स है और उसके अंदर सिंगल एक पूली प्रोटीन्स बनते हैं, यानी कि ये जो 96 बेस पेयर्स है ये क्या एनकोड करते हैं, एक सिंगल पूली प्रोटीन्स को। और फिर हमारे प्रोटीएजेस सॉरी वायरस की जो प्रोटीएज होते हैं, वायरल प्रोटीएज, ये क्या करते हैं, इनको तोड़ते हैं 10 डिफरेंट प्रोटीन्स में। और उन 10 में से 2 जो है, एक को कहते हैं NS5A और दूसरे को कहते हैं वायरल आरएनए पॉलीमरेज। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। NS5A क्या करते हैं, ये असेंबली करते हैं हेपेटाइटिस सी वायरस की प्रोटीन्स को और उन वायरन को मैच्योरिटी की तरफ ले जाता है, सही है। यानी कि मैच्योर वायरस में के डेवलपमेंट में ये क्या करते हैं, बहुत अहम रोल अदा करते हैं। आरएनए पॉलीमरेज ये क्या करता है, ये रेप्लिकेशन करते हैं वायरल जीनोम के और बहुत सारे वायरसेस बनाती है, सही है। सिमिलरिटी विद द HIV रेप्लिकेशन, HIV की रेप्लिकेशन जिस तरीके से होती है इस तरह इसकी भी होती है, सही है। ये अभी डायग्राम से देखते हैं। इसके अलावा जो हेपेटाइटिस सी आरएनए पॉलीमरेज है ये क्या करते हैं, ये जीनोम के अंदर वेरिएशन लाते हैं, यानी कि कुछ का लेंथ इंक्रीज करते हैं, कुछ का लेंथ डिक्रीज करते हैं। इसी वजह से 6 मेजर जीनोटाइप्स बन जाते हैं, यानी कि 6 किस्म के मुख्तलिफ जेनेटिक बेसिस पर वायरसेस बन जाते हैं। और इन 6 में हर किसी की 1 या 2 सब स्पीशीज़ होते हैं। तो इस वजह से बहुत सारे क्या बन जाती है, वेरिएशन बन जाती है, मुख्तलिफ जनरेशंस बन जाती है। और फिर ये जनरेशन खुद रिप्लिकेट करते हैं तो ज़्यादा पॉपुलेशन बन जाते हैं। तो इस तरह हेपेटाइटिस सी वायरस की बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी आ जाती है, डिफरेंसेस आ जाती है। इन स्पीशीज़ को फिर क्या कहते हैं, क्वेसी स्पीशीज़। इनका फ़ायदा तो वायरस को होता है, लेकिन जो पेशेंट होते हैं उनके लिए ये खतरा है। क्यों खतरा है? क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम की जो सेल्स है वो फिर नहीं पहचानती। और जिस बंदे को वैक्सीन होते हैं तो वो वैक्सीन जो होते हैं वो फिर भी इन डिफरेंट वेराइटीज़ पर वो नहीं कर सकता, एक्शन नहीं कर सकता प्रॉपरली इसके अगेंस्ट। अब आगे क्या कहते हैं कि इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 4 टू 26 वीक है और एवरेज इसका 9 वीक है। तो इसी तरह फिर इसके बाद साइन सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। अब ये जो एक्यूट इन्फेक्शन करते हैं, क्रोनिक भी करता है, लेकिन जो एक्यूट करता है उसमें फिर 2 तरह के हमें मिलते हैं। एक के जो होते हैं उस बंदे को सिम्टम्स अपीयर हो जाते हैं तो वो 15% ऑफ द पेशेंट में होते हैं और 85% पेशेंट में क्या होता है, ये बिल्कुल भी साइन सिम्टम्स शो नहीं करते, एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। इसी वजह से उसके बंदे को पता नहीं चलता और ये इस तरह अनरिकॉग्नाइज्ड हो जाता है। कुछ लोग ठीक हो जाते हैं और कुछ लोगों का ये क्रोनिक इन्फेक्शन में तब्दील हो जाते हैं। फिर जो सिम्प्टोमेटिक है इसमें अगेन जो 50 टू 75% पीपल होते हैं उसमें क्या हो जाती है, जो HCA हेपेटाइटिस सी की एंटीबॉडीज़ उसके ब्लड में होते हैं वो डिटेक्ट हो जाती है। लेकिन जो बाकी के 25 टू 50% है उसमें ये 3 टू 6 वीक के बाद अपीयर हो जाते हैं ये एंटीबॉडीज़, सही है। अब इसके बाद अगर हम इसका क्लिनिकल लिहाज से देखें, साइन सिम्टम्स के लिहाज से देखें तो वो माइल्ड होते हैं हेपेटाइटिस बी वायरस से। लेकिन ये खतरनाक क्यों है? क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम हेपेटाइटिस बी वायरस को के साथ तो फाइट कर सकता है, इसको रिमूव कर सकता है, लेकिन इसको बहुत मुश्किल से रिमूव करता है, सही है। इसके अलावा अगर हम हेपेटाइटिस सी वायरस के इन्फेक्शन को पहचानना चाहते हैं तो 2 तरह की सिम्टम्स हम देखते हैं। एक वहाँ पर ये परसिस्टेंट इन्फेक्शन होता है, यानी कि उस बंदे को
एक इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा टाइम के लिए रहता है और इसी तरह दूसरा क्रोनिक बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होता है, सही है। तो ये हेपेटाइटिस सी वायरस जो होता है ये डिफरेंट स्ट्रेटजीज बनाती है जो हमारे बॉडी को क्या करते हैं, धोखा देते हैं हमारे इम्यून सिस्टम के। वो किस तरह, सबसे पहले तो है जेनेटिक वेरिएशन, जो अभी हमने पढ़ा कि पूरी प्रोटीन्स जो होते थे वो डिफरेंट सेक्स जीनोटाइप्स बना देते, सही है। तो इसी तरह फिर जो हमारी जो एंटीबॉडीज़ बनती है वो धोखे में आ जाती है कि ये नहीं, इसके खिलाफ तो हम नहीं बने हैं, सही है, वो तो दूसरा जीनोटाइप था, तो इसी तरह वो पहचान नहीं पाती, सही है। इसके अलावा ये क्या करते हैं, डिफरेंट प्रोटीन्स इनकोड करते हैं और ये प्रोटीन्स क्या करते हैं, जो टॉल लाइक रिसेप्टर्स होते हैं उनको इनहिबिट करते हैं। अगेन वो ये बात होती है कि हमारी बॉडी फिर इसको इन फॉरेन बॉडी को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकती। तीसरा ये क्या करते हैं, ये डिफरेंट इंटरफेरॉन्स रिलीज करते हैं। ये इंटरफेरॉन्स क्या करते हैं, जो हमारे हेपेटोसाइट्स होते हैं जो वायरस के खिलाफ रेजिस्ट करता था वो रेजिस्टेंस फिर नहीं कर सकते और वो रेजिस्टेंस का जो एबिलिटी होती है वो उनपे कम हो जाती है। इसके अलावा क्रोनिक इन्फेक्शन में क्या होता है, सही है। अब ये एक्यूट, अब क्रोनिक में आ जाते हैं। क्रोनिक में जो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज होती है वो तो बंदे के ब्लड में प्रेजेंट होती है, लेकिन फिर भी जो हेपेटाइटिस सी वायरस के आरएनए होते हैं वो भी ब्लड में होने चाहिए, वो भी ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। नॉर्मली नहीं होना चाहिए, जब एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती थी तो होना चाहिए कि ये एंटीबॉडीज क्या करती, उस डीएनए को नॉर्मलाइज कर देते, उसको खत्म कर देते, लेकिन इस तरह नहीं होता क्रोनिक केस में, सही है। इसके डायग्नोसिस के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अमीनो ट्रांसफेरेज देख लेते हैं, लेकिन क्या होते हैं बस वो अमीनो ट्रांसफेरेज का लेवल भी नॉर्मल होता है, लेकिन भी बंदा जो होता है हाई रिस्क में होता है लिवर डैमेज की, सही है। इसके अलावा हम हेपेटाइटिस सी आरएनए ब्लड में देख लेते हैं और जब हम इसको ब्लड में देख लेते हैं तो क्या होना चाहिए, हमने इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट और लॉन्ग टर्म मेडिकल केयर करना चाहिए ताकि इस बंदे की अच्छी तरह केयर हो जाए और ये रिकवर हो जाए। इसके बाद ट्रीटमेंट आ जाती है। अभी ट्रीटमेंट में क्या आता है कि हमें पता है कि हमारा जो वायरस है ये कुछ प्रोटीन्स प्रोड्यूस करता है जो हमारे बॉडी को इन्फेक्ट करता है, लिवर को डैमेज करते हैं। उसमें वायरल प्रोटीएज है, आरएनए पॉलीमरेज है और एक जो है ना NS5A है, सही है। अब जो ड्रग्स हम तैयार करते हैं ट्रीटमेंट के लिए, उन ड्रग में कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए कि वो इन प्रोटीन्स को टारगेट करें। और जब इन टारगेटेड ड्रग्स को हम कंबाइन करते हैं ट्रिपल थेरेपी ऑफ एचआईवी में हम जो 3 कंबाइंड ड्रग्स की थेरेपी देते हैं उसके साथ, तो हमारा जो सक्सेसफुल रेट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, सही है। और इसका जो अगर हम कहते हैं कि ना किसी तरह की ट्रीटमेंट हो जाए तो वो हमें किस तरह पता चलता है कि जो हेपेटाइटिस सी वायरस के आरएनए है वो हम ब्लड में के अंदर देख लेते हैं 6 मंथ आफ्टर ट्रीटमेंट। अगर वो नहीं है तो हम कहते हैं कि ये बंदा क्योरेबल है, अब ये पूरी तौर पर रिकवर हो चुका है और ये 95% ऑफ द लोगों में होता है। लेकिन ये जो ट्रीटमेंट है ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ये इसका प्राइस है ऑलमोस्ट यूनिट 10,000 लाइक 1 लाख US डॉलर से, सही है। तो इसी वजह से कुछ लोग इसको नहीं कर पाते। अल्लाह हाफिज़।